हेलो एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। मेरा नाम है दीपवीर और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में अधिकार करवाने हैं। और इस वाले चैप्टर में मैं आप सभी को फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ये किन्हें कहते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले बात करेंगे राइट्स किसे कहते हैं, अधिकार कहते हैं किसे। अधिकार होता है हक, ऐसी चीजें जिन पे हमारा ऑक्यूपेशन हो, जिस पे हम क्लेम कर सकें, जिस पे हम अपने दावे कर सकें, उसी को बोलते हैं अधिकार। और अधिकारों की मांग कहाँ से शुरू होती है? ये अवेयरनेस जो होती है, ये जागरूकता कब फैलती है? 1982 के एशियन गेम्स होने थे, एशियाई खेल होते थे। इसमें क्या होता है, एशियन जितने भी एशियन कंट्रीज हैं वो आपस में अपने प्लेयर्स भेजती हैं और एक पर्टिकुलर कंट्री में ये गेम्स होने वाले होते हैं। तो कौन सी कंट्री जिसमें एशियन गेम्स होने वाले थे? वो था इंडिया। अब इंडिया में एशियन गेम्स होने थे, जिसके कारण क्या होता है कि एशियन गेम्स होने हैं, दूसरे देशों से प्लेयर्स आएंगे, तो इंडिया की कंडीशन अगर देखेंगे कि टूटी फूटी सड़कें हैं या फिर स्पीड करता है बॉल्स पे, तो बेइज्जती ना हो, इसी चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, खर्चा किया अपने इन रिपेयरिंग वर्क्स पे। जब वो खर्चा करती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को मिलता है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि वो लेबर्स को हायर करते हैं और सस्ती लेबर्स को हायर करके उनकी हाइजीन कंडीशन होती है, सैनिटरी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिसके कारण बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जिन्हें बोलते हैं सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिक। वो जब इनको स्टडी करते हैं, कंडीशन को देखते हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है कि भाई इनको उस हिसाब से फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जिसके कारण क्या होता है, वो कोर्ट में अप्रोच करते हैं और इन मजदूरों के लिए, इन वर्कर्स के लिए फाइट करते हैं। तभी से जो अवेयरनेस है अधिकार को लेके शुरू हो जाती है, फिर अलग अलग मूवमेंट शुरू होते हैं जिसमें लोग अपने अधिकारों की मांग शुरू करते हैं। अलग जो मांग थी, जो डिमांड थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्टैंड किए गए थे राइट्स, वो 1928 में हुए थे। आगे बताता हूँ, उससे पहले मैंने बताया अवेयरनेस 1982 में पहले हमारे राइट्स को लेकर। आगे बात करें बिल ऑफ राइट्स, तो हमारा जो संविधान है उसने जो राइट्स वाला कॉन्सेप्ट है, अधिकार वाला कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया? अमेरिका के एक संविधान में एक प्रोविजन है जिसे बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स या फिर अधिकारों का घोषणा पत्र। इसमें क्या है, जैसे हम होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में क्या देखते हैं, हमारे सामने एक मेन्यू आ जाता है जिसमें अलग अलग डिश होती है। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिश में हमें सिलेक्ट करना होता है कौन सी डिश हमें दी जाएगी या फिर हमें कौन सी डिश लेनी है, कौन सी टेस्ट करनी है। सेम ऐसे ही है कि भाई अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग से स्पेशल कैटेगरी या फिर लिस्ट बना रखी है जिसमें कुछ स्पेशल राइट्स है जो अमेरिका के जितने भी सिटीजन है सबको उसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो सबको वो राइट्स मिलेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेमस थे, जो भारतीय संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें, तो इसलिए हमने भी इस कॉन्सेप्ट को अपने देश में अपनाया। कहाँ से लिया? यूएसए के संविधान से। आगे बात करें फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बताता हूँ फंडामेंटल, जिसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे अधिकार जो कि व्यक्ति को सम्मानपूर्ण, जिसे बोलते हैं रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी हो, उसी को कहेंगे हम फंडामेंटल राइट्स। और बात करें ऑर्डिनरी राइट्स, ये नॉर्मल राइट्स होते हैं जो कि एक सोसाइटी में पीस मेंटेन करने के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स जो लड़ाई झगड़े हैं इसको रोकने के लिए ये बनाए जाते हैं। बात करें फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स में डिफरेंस की, तो बताता हूँ फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनको जो सेफगार्ड है कौन करता है, इनको बचाता कौन है, इनको सुरक्षा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। दूसरी चीज, इसको अगर हमें मान लो फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। तीसरी चीज बात करें, गवर्नमेंट जो है कभी भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं कर सकती, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन हो या फिर उनका उल्लंघन हो। अगला बात करें ऑर्डिनरी राइट्स। ऑर्डिनरी राइट्स क्या है? ये कुछ ऐसे अधिकार होते हैं इसमें, ठीक है, इनको बचाने के लिए कॉमन लॉज का मतलब क्या है, सिर्फ साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। दूसरी चीज, पार्लियामेंट जो है हमारा जो संसद है वो परिवर्तन लाके कोई न्यू लॉ लाके नया कानून लाके इनमें परिवर्तन कर सकता है, इनको बदल सकता है। लास्ट चीज, गवर्नमेंट जो है ऑर्डिनरी राइट्स के खिलाफ जा सकती है, कोई ऐसा कानून ला सकते हैं जो कि पहले जो कानून है उसमें चेंजेस लिया है या फिर उसको बिल्कुल ही गलत ठहरा दिया, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस हमारे। आगे बात करें ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंगों की बात करते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, जैसे लंग हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, किडनी हो गया। इसमें बात करें, इसमें क्या है कि अगर हमारा हार्ट नहीं हुआ या फिर लंग नहीं हुआ या किडनी डैमेज हो गई तो हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है, जैसे नॉर्मल रूटीन में हमारा फंक्शन हो रहा है वैसे नहीं होगा, ठीक है। हम एक तरीके से अनकंफर्टेबल फील करेंगे,
सेम ऐसे ही होता है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए, लोगों की विशेष पूरी करने के लिए गवर्नमेंट के अंग स्पेसिफाइड है, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स और स्पेसिफाई कर रखे हैं वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? जो पूरे देश के लिए कानून बनाए। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जो कानून बने उनको लागू करवाना। और जुडिशियरी का काम क्या है? कोई भी कानून को ना वायलेट करे, कानून को ना तोड़े, उसको बचाना। तो ये थे को डिटेल में आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन, आरक्षण किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आरक्षण समझा देता हूँ, उसके बाद अपने व्यूज जो है रिजर्वेशन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सपोज करो ये एक रेसिंग ट्रैक है, यहाँ पे 2 पर्सन है, ए और बी। अब रेस इस डायरेक्शन में शुरू हो रही है, ठीक है, और ये विनिंग मार्जिन, यहाँ पे रेस खत्म हो रही है। तो मैं अब जब रेस इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही है तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा? ए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने ए को आगे रख दिया है। सिर्फ ऐसे ही हमारे साथ क्या हुआ, इंडियन सोसाइटी में एक कास्ट सिस्टम चलता है जिसे होता है वर्ण व्यवस्था, जिसमें कुछ लोगों को जैसे ए आगे है उनको सारी फैसिलिटीज दी गई, सारे प्रिविलेज दिए गए, जिसके कारण वो सोसाइटी में ऊपर है। उनको स्टडी करने का मौका दिया गया, उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी गई, सम्मान दिया गया, जिसके कारण वो ए की तरह आ गए। कुछ लोग क्या है जिनको ना पढ़ने का मौका दिया गया, जैसे हम दलित जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, हरिजन जिन्हें बोलते हैं, तो इनको कुछ मौका नहीं दिया गया पढ़ने का, जिसके कारण क्या हो गया, ये पीछे रह गए। इनको कुछ फैसिलिटीज नहीं मिली, इनको कुछ तरीके से जो प्रिविलेज मिलने थे, विशेष अधिकार मिले थे वो नहीं मिले, जिसके कारण क्या होता है, ये जो लोग हैं पीछे रह गए। इसीलिए गवर्नमेंट क्या है, इनिशिएटिव लेती है जिसका नाम है रिजर्वेशन, आरक्षण, जिसके कारण क्या है कि इन लोगों को इनके बराबर तो नहीं लेकिन इनकी क्लोज, थोड़ा सा क्लोज कर दिया जाता है, जिसके कारण एक इक्वल सोसाइटी जिसे बोलते हैं समान समाज स्थापित हो सके। इसका पार्ट है ये अफर्मेटिव एक्शन का पार्ट। आगे बात करें, ये आरक्षण था और जो ये पेजेस है ये हमारे नोट्स है। अगर आपको इस नोट्स को लेना है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ना और डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स के पीडीएफ का पता चल जाएगा कि कहाँ पे मिलेंगे आपको, और वहाँ से आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा डिटेल। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो कि एक व्यक्ति को रिस्पेक्टफुल लाइफ, सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उन्हीं को मौलिक अधिकार। बात करें संविधान के पार्ट 3 में ये मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार को डिफाइन करते हैं, बताते हैं। 1928 में एक मीटिंग हो रही थी जिसकी अध्यक्षता किसने करी? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के भी करते, उन्होंने करी, जिसके तहत उसमें डिमांड की गई कि हमें भी जैसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट है, अधिकारों की घोषणा पत्र का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे ही हमें इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले मोतीलाल नेहरू समिति, जिसे बोलते हैं मोतीलाल नेहरू कमेटी, इसमें मौलिक अधिकार जिसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, इनकी मांग शुरू हुई। बात करें ग्रुप जो थे, पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। लास्ट में वीडियो के बताऊंगा वो 7 जो ग्रुप था वो कौन सा। आगे बात करते हैं इसके 6 ग्रुप कौन कौन से हैं, थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ग्रुप है राइट टू इक्वालिटी, जिसे बोलते हैं समानता का अधिकार। इसमें क्या क्या बात की गई है? इसमें बोला है कि हर एक व्यक्ति कानून के सामने बराबर होगा, कोई भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी अपने से उपाधि क्रिएट नहीं करेगा, जैसे बोलते टाइटल। एक्सेप्शन है कुछ, वो जानने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि इसमें बोला कि एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके और मिलिट्री को लेके, सेना को लेके, इनके अलावा कोई भी खुद से टाइटल क्रिएट नहीं करेगा, उपाधि क्रिएट नहीं करेगा। और इसमें ये भी बोला है कि कोई भी अस्पृश्यता, जिसे बोलते हैं अनटचेबिलिटी, जैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उससे सजा मिलेगी। ये था राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक बात करता है। अगला है राइट टू फ्रीडम, जिसे बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक बातें करता है। इसमें क्या है? इसमें बताता है कि हमें कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने का, फ्रीली मूव करने का, कुछ भी अपनी बातें, अपने व्यूज रखने का पूरा अधिकार है, अनलेस वो सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट करे। कि अगर सोसाइटी में वो कॉन्फ्लिक्ट या फिर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, लड़ाई झगड़े क्रिएट कर रहा है, तो उसमें तुम्हें कोई बात रखने का, कोई असेंबली फॉर्म करने का कोई भी राइट नहीं। इसमें हमें ये भी बता रखा है कि गिरफ्तारी के बारे में, डिटेंशन के बारे में, कि कोई भी हमें ऐसे डिटेन नहीं कर सकता, चाहे वो ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल। उसे रीजन बताना पड़ेगा और पूरा एक नोटिस देना पड़ेगा कि हम इस रीजन से तुम्हें डिटेन कर रहे हैं या फिर गिरफ्तार कर रहे हैं।
इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक है राइट टू लाइफ, जिसे बोलते हैं आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार। इसमें बोला है कि हर एक व्यक्ति को एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, एक पीसफुल लाइफ और एक गुड लाइफ जीने का अधिकार है, उसे बोलते हैं राइट टू लाइफ, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में बता रखा है कि अगर तुम दोषी प्रूव होते हो, गिल्टी प्रूव होते हो, तो तुम्हें कैसे सजा दी जाएगी, किस प्रोविजन में तुम्हें कन्विक्ट प्रूव किया जाएगा। आगे बात करें, अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से 24 आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्सप्लॉयटेशन शोषण होता है कोई तुम्हारा गलत यूज कर रहा हो। इसमें क्या है, इसमें एक तो फोर्स लेबर, जिसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, कि कोई भी तुमसे जबरन काम नहीं करवा सकता, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, इसे बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। दूसरा चाइल्ड लेबर के बारे में बात की गई है कि 14 साल से कम के बच्चे कभी भी किसी हजार्डियस इंडस्ट्रीज, जिसे बोलते हैं कारखाने, जैसे ग्लास इंडस्ट्री हो गया, कांच के कारखाने या फिर पटाखों के कारखाने, इसमें काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ग्लास की इंडस्ट्रीज में जो डिसेबिलिटी के चांसेस वो इंक्रीज हो जाते हैं, और जो बच्चों की 14 साल से कम के बच्चे हैं उनके जो उम्र होती है वो भी बढ़ने की, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन लिया कि कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं करवाएगा। और कौन सी इंडस्ट्रीज, स्पेशली हजार्डियस इंडस्ट्रीज, जिससे खतरा हो एक क्रोनिक डिसीज बनने का। इसी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बता रखा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसे कहते हैं? मानव दुर्व्यवहार, कि एक व्यक्ति को यहाँ से किडनैप किया दूसरे देश में बेच दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये भी हमारे कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 के बारे में बातें करता है। इसकी बात करें, इसमें हमारे धर्म से लेके धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात हुई है। धार्मिक मतलब हमारे रिलीजन, इंडिया डाइवर्स कंट्री है, एक से ज्यादा रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें बोला है कि हर एक रिलीजन को अपना रिलीजन प्रमोट करने का, हर एक व्यक्ति को अपने रिलीजन प्रमोट करने का, अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करने का, प्रोफेस करने का अधिकार है। बट लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? इसमें ये बोला है कि भाई कोई भी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, कि दूसरे व्यक्ति को तुम फोर्स नहीं करो कि हमारा रिलीजन ज्वाइन कर ले, या फिर ऐसे कोई इवेंट को करवा रहे होंगे रिलीजन में, तो वो दूसरे रिलीजन के बीच में हेटेड ना क्रिएट करे। तीसरी चीज, वो दूसरे व्यक्ति को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। अगर ये सारी चीज फॉलो करके तुम अपने धर्म को फॉलो करवा रहे हो या फिर धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो तुम्हें खुली आजादी है। अगली बात करें राइट टू माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मैंने चैप्टर 1 में ही बताया था, अगर नहीं देखा तो वीडियो को देखना, कॉन्स्टिट्यूशन वाली की कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसमें मैंने बता रखा है। दोबारा बताता हूँ, माइनॉरिटीज वो होते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी संख्या कम हो, मेजॉरिटीज ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी संख्या ज्यादा हो। तो इसमें राइट टू माइनॉरिटीज मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, वैसे इसका पूरा नाम है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको अपना कल्चर, उनको अपनी जो एजुकेशन है, जैसे कि बात कर रहे हैं इस्लाम में, ठीक है, जो मुस्लिम रिलीजन है उसमें क्या है उर्दू भाषा, ठीक है, तो उनको अपनी उर्दू भाषा बचाने का, हिंदूज को अपनी संस्कृत भाषा बचाने के लिए ये अपने गुरुकुल मदरसे खोल सकते हैं, लेकिन ये अपने गुरुकुल मदरसों में ऐसी चीज नहीं पढ़ाएंगे जिसके कारण दूसरे धर्म को हेटेड फील हो। ठीक है, तो ये बोला है इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार में, और ये आर्टिकल 29 से 30 के बारे में, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है। अब बात करते हैं जो लास्ट ग्रुप है हमारा फंडामेंटल राइट का, वह आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, अगर हमारा कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं बिना लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए। इसकी बात करें, इसमें क्या है, ये आर्टिकल अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है डायरेक्टली, तो आर्टिकल 32 के तहत हम अपील कर सकते हैं, प्लस अगर हमें हाई कोर्ट में अपील करना है डायरेक्टली विदाउट एनी लोअर कोर्ट, तो हम कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और बात करें जो जस्टिस होते हैं, जस्टिस मतलब जो न्यायाधीश होते हैं, वो मौलिक अधिकार को बचाने के लिए कुछ गाइडलाइंस या फिर ऑर्डर्स जारी करते हैं, ऑर्डर्स पास करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिट्स या फिर प्रादेश। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज होते हैं, जस्टिस होते हैं, कुछ ऑर्डर पास करेंगे, रिपीट करता हूँ, ऑर्डर पास करेंगे, उन्हीं ऑर्डर को क्या बोलेंगे? रिट्स या प्रादेश। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 5 टाइप्स की होती हैं। डिटेल जानते हैं थोड़ा सा क्या होती है। सबसे पहले है अबिस कर्पस, जिसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अबिस कर्पस में क्या होता है? इसमें बोलता है हैव द बॉडी,
कि अगर किसी पुलिस वाले ने हमारे किसी फैमिली मेंबर को या फिर हमें गिरफ्तार कर लिया तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो हमें मजिस्ट्रेट के नियर बाय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अगर हम गिल्टी हैं, ठीक है, अगर हम गिल्टी हैं तो हमें सजा मिलेगी, अदरवाइज हमें छोड़ दिया जाएगा। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है, जिसे बोलते हैं परमादेश। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपना काम करने से, अपनी ड्यूटी करने से पीछे हटता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, और हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर जारी करेगा कि अगली बार से सेम शिकायत ना। अगला है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन की बात करें, इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि एक केस है, केस एक्स, उससे कोर्ट ए में जाना था, लेकिन उसका जो फैसला है कोर्ट बी में सुनाया जा रहा है। तो उस व्यक्ति को जो एक्स जिसने केस फाइल किया था, एक्स केस है, कोर्ट ए और कोर्ट बी, एक्स का केस ए में जाना था, लेकिन इसमें ना जाके किसमें चले गए, बी में चले गए। अब बी में सुनवाई हो रही है। अब क्या होगा कि भाई एक्स जो केस है उसके जो पिटिशनर है उसको पता चला कि भाई मेरा केस तो ए में सुनना था, लेकिन क्या हुआ, बी में सुनवाई हो रही है। जैसे उसको पता चलेगा वो डायरेक्टली कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, जिसके कारण क्या होगा, इससे जब वो अपील करेगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को, उस डिसीजन को बीच में रोक देगा। इसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन या फिर निषेध आदेश। अब बात करते हैं सर्टियोररी। सर्टियोररी जिसे बोलते हैं उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है, सेम केस लो। इसमें क्या हुआ कि भाई ए पे ना जाके हम बी पे चले गए, बी कोर्ट में चले गए और यहाँ पे फैसला भी सुना दिया, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि भाई जो फैसला था वो गलत था, क्योंकि हमारा फैसला ए कोर्ट में सुनाना था। हम दोबारा कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। कोर्ट क्या करेगा, जो फैसला बी में सुनाया गया उसको रिवोक कर देगा, रद्द कर देगा, हमारी सुनवाई शुरू से होगी। इसी को बोलते हैं सर्टियोररी। अगला बात करें प्यो वरेंटो, जिसे बोलते हैं अधिकार पृष्ठ। अधिकार पृष्ठ मतलब क्या हो सकता है कि हम किसी वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी फिल हो गई, हमें पता भी नहीं चला, नोटिफाई भी नहीं हुआ। तो कोर्ट क्या करेंगे, उस व्यक्ति को, डिपार्टमेंट को बुलाएंगे और पूछेंगे कि तुमने नोटिस निकाला था तो कहाँ निकाला वो दिखाओ। अगर इस पर पोस्ट को तुमने फिल कर दिया, जो व्यक्ति इस पोस्ट पे आए तो उनकी एलिजिबिलिटी दिखाओ कि एलिजिबल है नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें सर्टिफाई की जाती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं क्यो वरेंटो, अधिकार पृष्ठ। तो ये थी हमारी कुछ बिट्स। आगे बात करें, अगला टॉपिक है हमारा डीपीएसपी, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मेन मोटिव क्या है, एक सोसाइटी को डेवलप करना, समाज का विकास करना, और ये गवर्नमेंट के लिए होते हैं। प्लस ये नॉन इन्फोर्सेबल होते हैं। नॉन इन्फोर्सेबल मतलब क्या है कि हम इनको लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ये गवर्नमेंट की चॉइस है इनको लागू करवाए या ना करवाए। इनका मेन मोटिव है सोसाइटी का वेलफेयर। डीपीएसपी याद रखना, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और आर्टिकल 36 से 51 तक ये आते हैं। इसमें जैसे कि ग्राम पंचायत का निर्माण से होते फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत ये दे रखा है, वेजेस के बारे में दे रखा है कि वेजेस बढ़ानी चाहिए मजदूरों की, और बहुत सारे प्रोविजंस है। अब वो बात करें फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में डिफरेंस क्या है। पहली चीज, फंडामेंटल राइट की बात करें, ये इन्फोर्सेबल होते हैं कि अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर डीपीएसपी गवर्नमेंट फॉलो नहीं करवा रही डीपीएसपी तो हम ये नॉन एनफोर्सेबल है, हम कोर्ट में नहीं कर सकते। दूसरा डिफरेंस याद रखना, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, ये हर एक इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, हर एक व्यक्ति के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। वेयरएज डीपीएसपी जो है ये पूरी सोसाइटी के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। तीसरी चीज जो फंडामेंटल राइट है, पॉजिटिव राइट बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक अधिकार। ऐसा क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति को इंस्पायर करते हैं, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। वेयरएज, एक सेकंड मिस्टेक हो गई, फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव राइट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ काम करने से रोकते हैं। वेयरएज डीपीएसपी को पॉजिटिव राइट्स, सकारात्मक अधिकार बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट को इंस्पायर करते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचने के लिए। और याद रखना, जो लास्ट वाला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव राइट कहलाते हैं, नकारात्मक अधिकार कहलाते हैं, और डीपीएसपी पॉजिटिव राइट कहलाते हैं, सकारात्मक अधिकार कहलाते हैं। चलो लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसे बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। जैसे हमारे कुछ अधिकार हैं,
कुछ हक है, ऐसे ही हमारे कुछ ऐसा सिटीजन ऑफ इंडिया, एक देश के नागरिक होते हुए कुछ कर्तव्य है, कुछ ड्यूटीज है, मोरल ड्यूटीज जो हमें मेंटेन करनी चाहिए। कि जैसे कि घर में जाते हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं है जहाँ भी पूरा फैला देते हो, सेम ऐसे ही सेम वे फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ ऐसे हमारे कर्तव्य होते हैं कि भाई देश के प्रति जो हमें निभाने होते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, सबसे पहली चीज इसकी मांग किसने शुरू करी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, याद रखना। दूसरी चीज ये हमारे आर्टिकल 51A में बात करता है। तीसरी चीज ये पार्ट 4A में आता है। और याद रखना अभी हमारी कितनी ड्यूटीज है? टोटल 11 ड्यूटीज है, 11 ड्यूटीज है। और 11th ड्यूटी जो है हमारी 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 86वां संविधान संशोधन आया था, जिसके तहत 11वीं जो ड्यूटी थी, कर्तव्य था, वो ऐड किया गया। इसमें क्या बोल रहा है कि हर पेरेंट्स की ये ड्यूटी होगी, अपने जो बच्चे हैं 14 साल से कम के, उनको राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए, उनको अधिकार दिया जाए कि भाई उनको जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो दी जाए। हमारी 11वीं ड्यूटी 11वां कर्तव्य। बात करें जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला कॉन्सेप्ट है, ये कब ऐड किया गया? 42nd अमेंडमेंट आया था, 42वां संविधान संशोधन आया था, कब? 1976 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 42nd अमेंडमेंट कब आया था? 1976 में। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए थे। इसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो चेंजेस हैं इसके तहत 42nd अमेंडमेंट के तहत संविधान में नोटिस किए गए थे, ये लाए गए। अगला बात करते हैं, ये था फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट। अब सेकंड है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आयोग का मतलब क्या होता है? जब एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक विषय पे मिलकर काम करने से होता है, तो इसका मेन मोटिव क्या था? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एक देश में जितने भी लोग नागरिक रह रहे हैं, उधर सबको मानवाधिकार मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, सबकी लाइफ बेटर है या नहीं है, ये इंश्योर करने का काम किसका है? NHRC का। NHRC की बात करें, टोटल 4 मेंबर होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है रिटायर्ड, वो। दूसरे चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड हो। और 2 मेंबर होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में जिनको कंप्लीट नॉलेज हो, मानवाधिकार के बारे में जिनको कंप्लीट नॉलेज हो, पूरे जानकारी हो, वो इसके मेंबर होते हैं। टोटल 4 मेंबर है। बना कब था ये? याद रखना, 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे बोलते हैं संपत्ति का अधिकार। इसमें बात करें, से मैंने बताया था आपको शुरू में, अभी बताया था कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट के 7 ग्रुप थे, वो बाद में जाके क्या हो गए 6 हो गए। जो 7 था वो यही था, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार हटाया क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। क्या हुआ कि बीच में ना इशू आने लगे थे। कौन से इशू आने लगे? जैसे मान लो कोई एमपी के डेवलपमेंट के लिए हाईवे बन गई थी, अब बीच में किसी का घर था, सरकार ने जब अथॉरिटी थी जो, उसने घर मांगने की कोशिश की गई, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों ने घर देने से इनकार करने मना कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ? अब हाईवे तो ऐसा नहीं है कि भाई टेढ़े बन जाएंगे, हाईवे का मतलब होता है बिल्कुल सीधे स्ट्रेट। तो इसी चक्कर में उन्होंने केस कर दिया कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे, जिसके कारण क्या होता है फिर बाद में ये केस जब जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करता है कि अब से क्या होगा, राइट टू प्रॉपर्टी होगा, सबके पास अधिकार होगा, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में देश का डेवलपमेंट, देश का विकास बहुत जरूरी है, और अगर ऐसे सबने घर देने से मना कर दे तो देश का विकास नहीं हो जाएगा। इसलिए सरकार ने बोला कि कोई भी तुमसे घर नहीं छीन सकता, लेकिन अगर देश के डेवलपमेंट की बात होगी, विकास की बात होगी, तो तुम्हें सरकार को घर देना पड़ेगा, और सरकार उसका जो भी कंपेंसेशन है उस एरिया के हिसाब से वो पूरा आपको देगी। इसलिए क्या होगा, याद रखना, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को संशोधन, ठीक है, 44th अमेंडमेंट, 42nd है, इसके अगले 2 साल बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट आता है, 44वां संशोधन आता है, जिसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से हटा के एक साधारण अधिकार बना दिया जाता है, और इसे 300 काम 300A जिसे बोलते हैं उसमें संविधान में रख दिया जाता है। तो ये थी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।